हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मेरा नाम है पंकज। तो देखिए फ्रेंड्स, 14 अक्टूबर की शिफ्ट में एसएससी सीएचएसएल के जो पेपर हुए हैं उनके जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा पॉलिटी से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो पॉलिटी को भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। तो चलिए मैं आपको जीएस के जो क्वेश्चन 14 अक्टूबर की एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो रामनाथ कोविंद जो हैं वो भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 2017 में भारत के राष्ट्रपति बने थे, जो कि 2022 तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो इसे याद रखिएगा, रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 14वें राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो देखिए, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। क्लियर। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग का मुख्य अधिकारी होता है। अगर हम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की बात करें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है मोहम्मद इकबाल द्वारा। देखिए, ये कवि और साहित्यकार थे, इनके द्वारा लिखा गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है वो है चांदी। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, 1938 में कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी के परम सहयोगी पट्टाभी सीतारमैया को हराया था और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है? तो देखिए, हाल ही में जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उनका स्वास्थ्य काफी खराब था। इनके बाद देखिए, जापान के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो है योशिहिडे सुगा। तो इसे भी याद रखिएगा, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो योशिहिडे सुगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे सेलेस्टियल बॉडीज पुस्तक के लिए 2019 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, 2019 में जो पुरस्कार और सम्मान हमने आपको पढ़ाए थे उसमें यह क्वेश्चन भी ऐड किया गया था। देखिए, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 का मैन बुकर पुरस्कार जो है वो जोखा अलहारती को दिया गया है, जो कि ओमान की लेखिका है। तो इसे याद रखिएगा, जोहा अलहारती किस देश की लेखिका है? तो ओमान की, जिन्हें 2019 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस पुस्तक के लिए? तो सेलेस्टियल बॉडीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है? तो देखिए, ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। और अगर यूनिवर्सल डोनर पूछता तो यूनिवर्सल डोनर होता है ओ पॉजिटिव। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, द्वारकाधीश मंदिर जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो यहां पर हमारा आंसर सही हो जाएगा, गोमती नदी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीक हमने इंडेक्स पे एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें इस क्वेश्चन को भी ऐड किया गया था। देखिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर जापान है, क्योंकि जापान का जो पासपोर्ट है बिना वीजा के 191 देशों की यात्रा की अनुमति देता है। तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा, जापान। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का जो पासपोर्ट है इस इंडेक्स में 84वें स्थान पर है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट बिना वीजा के केवल 58 देशों की यात्रा की अनुमति देता है। क्लियर। तो इसे भी याद रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 84वां स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन की खोज किसने की थी? तो देखिए, विटामिन की खोज की थी फंक ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पूरे भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों की संख्या है 403। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो देखिए, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है बाह्य मंडल, और वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसमें मनुष्य निवास करते हैं। क्लियर। तो यहां पर सबसे बाहरी परत पूछी गई है, तो सबसे बाहरी परत कौन सी है? बाह्य मंडल। इसके अलावा देखिए, एक और क्वेश्चन पूछा गया था
कि ओजोन परत किस मंडल में है, तो वो समताप मंडल में स्थित है। लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। FIH हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता है, तो देखिए FIH हॉकी टूर्नामेंट 2019 भारत ने जीता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो देखिए इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का मुख्यालय स्थित है अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में। इसके अलावा देखिए वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वॉशिंगटन DC में ही स्थित है, तो इसे भी याद रखिएगा। मोहिनीअट्टम डांस किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए मोहिनीअट्टम जो लोक नृत्य है वो केरल राज्य का लोक नृत्य है, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये केरल का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। इसके अलावा देखिए अगर कुचिपुड़ी पूछ ले तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इसके अलावा बिहू से भी क्वेश्चन आया था जो कि असम राज्य का लोक नृत्य है, तो इसे भी याद रखिएगा। आने वाली एग्जाम में कुचिपुड़ी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, तो देखिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा भारत के राष्ट्रपति को इनके पद से हटाया जा सकता है, और भारत के राष्ट्रपति के लिए जो महाभियोग है वो संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। महाभियोग संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 61। और किसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। हाल ही में SBI के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो देखिए SBI के नए चेयरमैन बनाए गए हैं दिनेश कुमार खेरा, जो कि अक्टूबर 2020 में SBI के नए चेयरमैन बने हैं। किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल प्राइज जीता है, तो देखिए 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली एकमात्र महिला वैज्ञानिक है मैडम क्यूरी। अगर हम मैडम क्यूरी की बात करें तो इन्हें 1903 में फिजिक्स के लिए नोबेल दिया गया था, और इसके बाद 1911 में केमिस्ट्री के लिए भी नोबेल दिया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। मैडम क्यूरी को 1903 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया था और 1911 में केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया था। क्लियर। और 2 बार नोबेल प्राप्त करने वाली ये एकमात्र महिला वैज्ञानिक है। यूनिसेफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए यूनिसेफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से रंग उपयोग में लाए जाते हैं, तो देखिए फोटोग्राफी में मुख्य रूप से 3 कलर का उपयोग किया जाता है, लाल, हरा और नीला। ये 3 ऐसे कलर हैं जो कि फोटोग्राफी के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो देखिए चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था। देखिए भारत में ये गांधी जी का पहला आंदोलन था जो कि बिहार के चंपारण में 3 कठिया कानून के विरोध में किया गया था। इसी आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी, तो इसे याद रखिएगा। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, तो देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा जाता है, तो इन दोनों क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में, और इसे ही लघु संविधान की उपाधि दी जाती है। देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। CAG संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेखित है, तो CAG का जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। पिछले वीडियो में इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी थी, तो इसे याद रखिएगा। CAG संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 148। और याद रखिएगा वर्तमान में भारत के CAG कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा की रचना किसने की है, तो अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने, जो कि अकबर के ही 9 रत्नों में शामिल था। इसने अकबर के जीवन पर अकबरनामा की रचना की है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, तो देखिए खेल पुरस्कारों सम्मान में ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 विराट कोहली को दिया गया है, और अगर ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पूछे तो वो दिया गया है रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की संख्या है 38। नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को।
जो कि नेल्सन मंडेला का जन्म दिवस है। विश्व में कौन सा खिलाड़ी टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पर है? तो देखिए, विश्व में टेनिस रैंकिंग में नंबर 1 पर है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो इसे याद रखिएगा, सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच हैं, जो कि टेनिस रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 पर है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो देखिए, पहले ऐसे विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इसे भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं, उन्होंने 1931 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के सीमांत क्षेत्र से इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, इसीलिए इन्हें भारत रत्न दिया गया है। पाकिस्तान के अलग होने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। तो पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया है कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रेंड्स, ये थे जीएस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 14 अक्टूबर की एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम में हमसे पूछे गए हैं। तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, और कल की शिफ्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, आज हम एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं सीएचएसएल 4 अक्टूबर 2020 का मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन इजी था, इजी टू मॉडरेट बोलूंगा मैं। कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस इजी थे। मैं बोल सकता हूँ 80% जो क्वेश्चन पेपर था मैथ्स का काफ़ी इजी था। 20% में कहीं कुछ टिपिकलनेस थी, या मैं बोलूँगा कि कहीं कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखने शुरू करते हैं। 14 अक्टूबर 2020 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या उनको बनाने का सही तरीका था एग्जाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan थीटा 3/2 फाइंड करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन पिछले शिफ्ट्स में भी आ चुका है। tan थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, राइट। अब आप चाहते तो यहाँ पर पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाकर ट्राइंगल बनाकर भी आप निकाल सकते थे। ट्राइंगल यहाँ पर ऐसा बना लेते, sin थीटा और cos थीटा, सॉरी sin थीटा का मतलब ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 रखते, यहाँ पर 2 रखते, यहाँ पर कुल मिलाकर इसको ऐसा अंडर रूट, यहाँ पर इसका स्क्वायर 9 हो जाता, 4 9 4 13 अंडर रूट 13, और फिर यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू आप रख सकते थे। बट यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट रखेंगे, कारण बहुत सिंपल है। साइन के भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आता है, यहाँ पर भी हाइपोटेनस आता है, यहाँ पर भी हाइपोटेनस आएगा, यहाँ पर भी हाइपोटेनस आएगा, यानी कर्ण सब जगह से ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट साइन की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, तो 3 तिया 9 प्लस कॉस की वैल्यू 2 दे रहा हूँ, 2 दूनी 4। अगर हाइपोटेनस ऊपर नीचे से कैंसिल नहीं होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। फिर अगेन साइन की वैल्यू 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4, कुल मिलाकर ऊपर देखिए कितना आ गया 13/5। बोलिए क्लियर, ये 9 रहेगा यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे भी आसान, उससे भी ईजी। समबाहु त्रिभुज का बाह्य कोण ज्ञात करें। देखिए, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, और हम जानते हैं जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज के सारे कोण भी समान होते हैं। बेसिकली इसके सामने वाली या ये कोण, इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण, ये सब आपस में बराबर होंगे। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज के सारे कोणों का योग 180 होता है। तो ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तो आप किसी का भी बाह्य कोण निकाले, 180 पे माइनस करने पर आपको कितना मिलेगा? 120 मिलेगा। यहाँ से इसका बाह्य कोण निकाल लें, यहाँ पर भी 120 मिलेगा। यहाँ से इसका बाह्य कोण निकाले, ये भी 120 मिलेगा। तो आंसर कितना होगा? 120 डिग्री। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। a + 2b का स्क्वायर माइनस a - 2b का स्क्वायर क्या होगा? तो देखिए, इसको 2b OB मत समझिए, इसको आप चलिए x + y का होल स्क्वायर समझ लीजिए। क्या होता है? a स्क्वायर या x² + y² + 2xy होता है ना। तो यहाँ पर a स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा, पर 2b स्क्वायर का 4b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 × a × 2b, तो यहाँ पर ये 4ab हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, ये भी a स्क्वायर होगा प्लस 4b स्क्वायर होगा और माइनस इस बार कितना होगा? 4ab। देखिए जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, कुल मिलाकर 4ab और 4ab, टोटल 8ab। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। देखिए कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आजकल देखने मिल रहा है। कंसेप्चुअल है, बेसिक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए एग्जाम में आया है, हालांकि मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने।
क्वेश्चन क्या है कि ये ABCD एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है, फिर एक स्क्वायर है। तो आपको बताना है क्या एरिया ऑफ PQR, ये जो अंदर वाला है ना PQR, इसका एरिया और बड़ा वाला ABCD ये स्क्वायर, बड़े वाले एरिया का रेशियो क्या है। सिंपल क्वेश्चन है, बात समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको साइड में अगर आपके लिए बनाऊं तो ABCD कुछ ऐसा बाहर ऐसा बना हुआ है, फिर क्या हुआ है, फिर इसके अंदर एक सर्कल है और उसके अंदर एक ट्रायंगल है, सॉरी स्क्वायर है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये यहाँ पर सर्कल नहीं भी होता, अगर ये सर्कल यहाँ पर नहीं भी होता तो क्या होता, उसके अंदर एक स्क्वायर तो है। तो देखिए वो स्क्वायर कैसा होता कि वो सेंटर टू सेंटर ऐसा ज्वाइन हो रहा होता है कि नहीं। बोलिए बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। वो सेंटर टू सेंटर ऐसा ज्वाइन हो रहा होता और फिर अंदर वाला ट्रायंगल, अगेन ट्रायंगल बोल रहा हूँ सॉरी, स्क्वायर अगेन सेंटर टू सेंटर ऐसा ज्वाइन हो रहा होता। मैंने क्या किया, मैंने सर्कल्स को हटा दिया। सर्कल्स का बेसिकली यहाँ पर ये कोई काम नहीं था, सर्कल नहीं भी होते तो भी सेम आंसर आना था। चलिए अब यहाँ पर बात समझिएगा क्या हो रहा है। ये जो है ना ये सेंटर्स पर जाकर मिल रहा है। तो अगर ये पूरी साइड A है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर ये A/2 है और यहाँ पर ये A/2 है। बोलिए क्लियर है कि नहीं। और अगर ये A/2 ये A/2 और ये 90 डिग्री का एंगल है तो क्या आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हैं। बोलिए कितनी होगी इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है, अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है यहाँ पर ये है यहाँ पर है तो ये कितना होता है A√2। तो अब यहाँ पर A/2 है यहाँ पर A/2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अपॉन 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो भुजा आएगी वो कितनी आएगी, ये आ जाएगी A/√2। बोलिए क्लियर। इसको काटने पर A/√2 आएगा। फिर अंदर वाले ट्राइंगल की सॉरी स्क्वायर के लिए भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर भी देखिए A/√2 है, यहाँ पर भी A/√2 है, यहाँ पर भी A/√2 है, यहाँ पर भी A/√2 है। ये जो पूरी साइड है ये क्या है, A/√2। अब इसका आधा अगेन यहाँ से यहाँ तक होगा और फिर सेम पोर्शन यहाँ से यहाँ तक होगा। और फिर यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ये वाली साइड कितनी निकल कर आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। अभी जब मैं बड़े वाले का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या निकलेगा, तो देखिए बड़े वाले का स्क्वायर निकालूंगा तो A का स्क्वायर निकलेगा। अंदर वाले का स्क्वायर निकालूंगा तो क्या निकलेगा, तो देखिए यहाँ पर ये साइड A/√2 है और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा A/2। यानी पुराना वाला जो या जो बड़ा वाला ट्राइंगल था ये अगर A² इसका एरिया है तो अंदर वाले का क्या होगा A²/2 यानी जस्ट हाफ हो गया। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर भी तो सेम पैटर्न है, यानी अगेन ये इसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बार ये A²/4 हो जाएगा। देखिए कन्वर्ट कैसे हो रहा है, बात समझ में आ रही है। सबसे बड़ा ट्राइंगल जो था स्क्वायर जो था इसका एरिया क्या था, इसका एरिया था A²। इसके जस्ट अंदर वाला जो था ये जो इसके सेंटर्स को ज्वाइन करके बन रहा है इसका एरिया क्या होगा, ये होगा A²/2। और उसके अंदर भी जो एक स्क्वायर बनेगा इसका एरिया क्या होगा, तो वो A²/2 का भी आधा यानी A²/4। तो अब देखिए यहाँ पर आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, बड़ा वाले का A² है, छोटे वाले का A²/4 है। आपको रेशियो किस किस का निकालना है, PQR अंदर वाला है। देखिए PQR अंदर वाला है तो इसका एरिया क्या लिखूंगा मैं A²/4। और यहाँ पर तो ABCD का एरिया क्या लिखूंगा A²। रेशियो काट लेंगे 1/4:1, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 विल बी दी राइट आंसर। सर्कल का कोई खास काम नहीं था, बहुत सिंपल है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक टोकरी में हर 25 आम में से एक खराब हो जाता है, खराब आमों का 60% बेचा जाता है तो 48 आम बिकते हैं, कुल आमों की संख्या क्या थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है 25 में से एक खराब हो गया, अब एक निकाल दीजिए। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि 25 ही आम थे, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे आम रहे होंगे। तो मैं इसको अगर 25x मान लूँ तो इसको 1x मान सकता हूँ। बोलिए क्लियर है। अब इसका 60% बिक गया है ना, इसी का बोले खराब आमों का 60% बिक गया। ये खराब आम थे, इनका 60% बिक गया, तो बताइए बचा कितना। तो अब आप इजीली बोल सकते हैं 0 या इसका 40% बचा होगा। बोलिए क्लियर। x का 40% इतना मेरे पास बचा है और बिका कितना 60%। किसका, x का 60% बिक गया। तो अब देखिए तो बिके हुए आम कितने हैं 48 हैं। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा बोल सकता हूँ ये जो 60% ऑफ x है ये कितना है 48 के बराबर। तो मैं इसको 6/10 बोल सकता हूँ। 6 से कटेगा कितनी बार में 8 बार में और यहाँ से 80। तो x की वैल्यू आपके सामने जैसे ही 80 आई तो क्या यहाँ पर 80 आम थे, नहीं आपके पास टोटल 25 x आम थे। तो आखिरी में जाके मल्टीप्लाई करना मत भूलना, 25 × 80
दिस विल गिव यू 2000, यानी 2000 आम थे आपके पास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सेके और साइन है रूट्स ऑफ इक्वेशन है। इक्वेशन आपको दी हुई है, ए की वैल्यू 0 to 90, ऑब्वियसली फाइंड द वैल्यू ऑफ के यहाँ पर आपकी इसको वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कैसे निकालते हैं, या रूट्स निकालते भी हैं तो उसके बाद उनका सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। तो देखिए सम ऑफ रूट्स, सपोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस bi(a), और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। इस छोटे से कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा, आगे भी आपको काम आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। आपसे बोला गया है दो रूट हैं, तो इसको अल्फा और इसको बीटा ऐसा समझिए। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल सकती है, यानी सेक ए प्लस साइन बी, इसकी वैल्यू मिल सकती है, सॉरी साइन ए, इसकी वैल्यू मिल सकती है। कितनी मिल सकती है, तो देखिए माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस के है, तो माइनस ऑफ माइनस के इज प्लस के अपॉन ये कितना है, √6। ए की वैल्यू तो √6 है ना, क्लियर है। चलिए दूसरा आपको क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सेक ए इंटू साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है c/a। c/a का मतलब √6 अपॉन √6, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए सेक ए को 1/cos लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाता है 1/cos हो जाता है। 1/cos यानी साइन ए अपॉन कॉस इज tan a इक्वल्स टू 1। अब tan a इक्वल्स टू 1 आया तो मुझे पता है a की वैल्यू सीधी सीधी कितनी है, 45 डिग्री। तो यहाँ से जैसे ही मुझे 45 मिला, मैं इसको वापस यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो मुझे k की वैल्यू इजीली मिल जाए। सेक ए, सेक 45 कितना होता है, √2 प्लस साइन 45 कितना होता है, ये भी 1/√2 इक्वल्स टू k अपॉन √6। बोलिए क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 3, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 3/√2। इसको काट लीजिए, यहाँ पर ये आएगा √3, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, k की वैल्यू 3√3, आपका सही आंसर होगा। बोलिए क्लियर। दो कंसेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे सामने, 1a765b12, ये एक नंबर है 72 से डिविजिबल है, आपको निकालना है 2a प्लस 3b की मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम मान। चलिए कैसे निकालना है, देखिए डिविजिबिलिटी रूल इंपॉर्टेंट है, रट के जाइएगा। आपसे हर सेट में एक ना एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से पूछा जा रहा है, तो जिनका भी पेपर आगे आने वाली शिफ्ट्स में दिनों में है, तो प्लीज डिविजिबिलिटी रूल को एक बार जरूर रिवाइज कर लें। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1a765b12 को मुझे डिवाइड करना है 72 से। अब 72 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, मुझे एक 8 और 9 से डिवाइड करना है। इसको को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं, ऐसा समझिए, ये 8 और ये 9 दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, ऐसे ही टूटेगा। चलिए अब इसको 8 से डिवाइड करने का रूल क्या बोलता है, तो 8 से बोलता है लास्ट 3 डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट क्या है, b12, इसको मुझे 8 से डिवाइड करना है। तो b की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, तो देखिए b की एक वैल्यू 1 होगी और एक वैल्यू 9 होगी। बोलिए क्लियर है। तो मुझे जैसे ही b की एक वैल्यू 1 और दूसरी 9 मिलेगी, तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ऑब्वियसली मैं 1 को कंसिडर करके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर ये नंबर हो जाएगा 1a765,112। याद रखेंगे मैंने यहाँ पर b की वैल्यू अभी कितनी मानी है, 1 मानी है। चलिए अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मुझे 9 के डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प लेनी पड़ेगी। 9 का रूल क्या बोलता है, सभी संख्याओं को जोड़ने पर 9 से भाजित होना चाहिए, सबको जोड़िए। तो देखिए 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, कुल मिलाकर ये हो जाएगा 5 + a। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे मुझे नंबर बताइए कि 5 + a में a की जगह क्या रखूँ कि ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो जाए। तो मेरे ख्याल से इसको 9 बनाने के लिए आपको a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, 4। बोलिए क्लियर है। इसको जब हम 4 रखेंगे तभी तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो मेरे पास b की 1 हो गया वैल्यू 1 और a की वैल्यू कितना हो गया, 4। तो बताइए b + a कितना होगा, तो नहीं, अच्छा सॉरी, b + a नहीं पूछा था, 2a + 3b पूछ रहा है। तो देखिए 2a कितना होगा, तो 2 × 4 = 8 प्लस 3 × b यानी 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो टोटल कितना हो गया, 11 विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाइंड a + b इक्वल्स टू व्हाट।
ये आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये आपको इसके एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा है एंगल ए प्लस एंगल बी। अब आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक तो प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, आप इसको एक जनरल रूल भी समझ सकते हैं। समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलता है कि हमेशा अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। बोलिए क्लियर है? तो अगर सपोज ये 42 है तो ये क्या होगा, ये 180 माइनस 42 होगा। और क्योंकि इन दोनों का सम भी 180 होने वाला है तो ये 180 माइनस 42 में ये कितना होगा, ये 42 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगी, ये कितना होगा, ये 180 माइनस 59 हो जाएगा। और ये वाला कितना होगा, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, यानी ये 59 हो जाएगा, तभी तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो मुझे ए प्लस बी को ऐड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 42 प्लस 59 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पर 9 2 11 का एक कैरी 10 101 विल बी दी राइट आंसर। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 1064, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट। पता नहीं क्यों आज मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो इसी फॉर्मेट पर आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो 64 है ना, ये मुझे साफ साफ किसी का क्यूब दिख रहा है। आप मुझे बता सकते हैं किसका क्यूब है? 64 किसका क्यूब दिख रहा है? तो आपको अगर देखते बनता है तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा ये 4 का क्यूब है। और अगर ये 4 का क्यूब है तो देखिए यहाँ पर मैं y के लिए 4 रखूँ और x के लिए अगर मुझे 10 रखना पड़े तो x क्यूब यानी 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब 1000 होता है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर 1000 प्लस 64 आपको इजीली 1064 भी मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर मैंने यहीं से थोड़ा सा गेस कर लिया था कि लास्ट में 64 देखा, किसका क्यूब है ये 4 का क्यूब मुझे यहाँ पर दिख ही रहा था। तो जो बचा हुआ नंबर है वो एक्चुअली 10 का क्यूब है। और यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है 10 प्लस 4 इज 14, तो मैंने यहाँ से एक गेस तो कर लिया। अब चलिए x माइनस वाई की वैल्यू बहुत इजीली निकल सकती है। 10 में से 4 गया कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 विल बी दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 10 की पावर 4 माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आपको तुरंत में एक चीज़ तो दिख रही होगी कि अगर मैं इस माइनस 10 स्क्वायर को उधर ले जा लूँ तो ये थोड़ा सा पहचाना सा लगने लगेगा। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू बोल सकता हूँ 10 की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए मुझे आंसर में ना साइन के टर्म्स में चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं से किसी तरीके से साइन में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। 4 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुल मिलाकर साइन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे यहाँ पर ये मिला तो मैं इजीली इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। साइन की पावर 4 थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको बिल्कुल चेंज मत करिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिएगा, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी तो बच्चे को पता है कितना होता है, 1 होता है। बोलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है। सिलेंडर है, इसका रेडियस 5 है, हाइट 4 है, वॉल्यूम निकालना है। मतलब क्या बोलूँ मैं इस सवाल के लिए, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फिर कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो देखिए सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसको ऐसा समझिए कि अगर ये एक चूड़ी है, सिलेंडर कैसे बनता है पहले वो समझते हैं, है ना। अगर मुझे एक सिलेंडर बनाना है तो सबसे आसान तरीका क्या होगा पता, मैं ना एक रिंग लूँगा, उसको ऐसा रखूँगा सर्कुलर रिंग, और उसके ऊपर मैं खूब सारी ऐसी रिंग पे रिंग रखता जाऊँगा। तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है ना एक सिलेंडर का फॉर्म ले लेगा। अब देखिए सिलेंडर का फॉर्म तो इसने ले लिया, जब आपने पहली रिंग रखी थी तो एक रिंग का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो देखिए क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, है कि नहीं। आपने इस एक रिंग का एरिया निकाला तो पाई आर स्क्वायर, और आपने ऐसी खूब सारी रिंग जमा दी अप टू h हाइट। तो अब अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बेस एरिया इंटू हाइट करना पड़ेगा। तो बेस एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, हाइट है h, तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। खत्म क्वेश्चन। चलिए यहाँ से वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 25 इंटू 14, ये काट लीजिएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 44 इंटू 25। बोलिए क्लियर है। तो कुल मिलाकर वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1100। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका 2-3 बातें और ध्यान रख लीजिए।
अगर आपको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने बोल दिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब आपने एक रिंग रखी थी तो एक रिंग का कर्व सरफेस एरिया क्या था? अगर आप एक रिंग का कर्व सरफेस एरिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो कर्व सरफेस एरिया नहीं है, वो उसकी पेरीमीटर है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का? 2πr, है कि नहीं? तो अगर आप ऐसे खूब h हाइट तक जमा देंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो 2πr(h), ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में 1πr² और 1πr², कुल मिलाकर 2πr² और जोड़ देना तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो ऐसे करके इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नल ए और बी टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों कितनी देर में टंकी भरेंगे? ये मतलब बचपन का क्वेश्चन है, इसकी वैल्यूज भी आपको याद हो जानी चाहिए। शायद क्लास में अभी कभी आपने पढ़ा हो तो जो सबसे पहली वैल्यूज ली जाती है वो यही ली जाती है कि 20 और 30 में लिया गया तो ये टोटल 60 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 आएगी, इसकी एफिशिएंसी 2 आएगी, दोनों मिलकर 5 काम करेंगे, 60 को उठा के 5 से भाग देंगे तो 12 घंटे में टंकी दोनों मिलकर भर देंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हर टीचर ने इसे कराया होगा कभी ना कभी। चलिए आगे बढ़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 19654 कि सबसे निकटतम संख्या कौन सी होगी जो 9 से भाजित हो? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको अगर ऐसा लग रहा है कि डिविजिबिलिटी रूल का है तो हाँ, तो ये है, बट ये रिमाइंडर का भी है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि सभी नंबर्स का सम जो है वो कितना होना चाहिए? 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ अगर मैं देखूँ तो देखिए, मैं यहाँ पर 9 को इग्नोर करते चलता हूँ, जैसे ये 9 हो गया, ये 4 और 5 हो गया, कुल मिलाकर कितना आएगा? 7। अब देखिए, यहाँ पर जो डिजिटल सम आ रहा है वो 7 आ रहा है। 9 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो नंबर है या तो ये 9 आए या ये 18 आए, यानी कोई भी ऐसा नंबर आए जो कि 9 से डिविजिबल हो। तो देखिए, सबसे पास वाला तो 9 ही है, तो यहाँ पर बेसिकली कितने की कमी है? 2 की। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर था 19645, इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो ये टोटल सम जो है वो 9 देने लगेगा। तो मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ, सॉरी ये 54 था, तो मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो ये 19656 हो जाएगा। और अब ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर इसके जो सबसे पास वाला नंबर था वो कौन सा था? 1965। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर एक बात और, कोई ये भी बोल सकता है कि सर मैं पीछे भी तो जा सकता हूँ 7, तो बिल्कुल सही आप जा सकते हैं। 7 पीछे जाएंगे या इसमें 7 घटा देंगे तो भी जो नंबर आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा, बट आपसे क्योंकि सबसे पास वाला पूछा था इसलिए 2 आगे जाना बेहतर था बजाय के 7 पीछे जाने के। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। cos थीटा 24/25 cot थीटा प्लस कोसेक थीटा आपको निकालना है। अब देखिए cos थीटा है, cos थीटा क्या होता है? ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर कितना होने वाला है? 7 होने वाला है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है? 7 24 25। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया था? हाइपोटेनस दी थी, इनमें से कोई एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो सकता है। तो यहाँ पर बेस दिया था 24, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 7 होगा। अब देखिए cot थीटा की वैल्यू निकालना है। cot थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस आपको कितना दिख रहा है? बेस आपको यहाँ पर 24 दिख रहा है और परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है? 7। प्लस कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना दिख रहा है आपको? हाइपोटेनस आपको यहाँ पर 25 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 25/7। कुल मिलाकर देखेंगे तो 49/7 हो जाएगा। ये 7 टाइम्स में कैंसिल, आंसर विल बी दी 7। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर समान त्रिभुज जिनके क्षेत्रफल का अनुपात 324 और 225 है। त्रिभुज पीक्यूआर की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज एबीसी में इसकी संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर आपके सामने 2 ट्राइंगल है और आपको बोला गया है कि दोनों सिमिलर है। एक छोटा है एक बड़ा है। सिमिलर होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये शेप में एक जैसे हैं पर साइज अलग अलग है। मतलब एक बड़ा एक छोटा है बट शेप दोनों का सेम है। तो देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा कि अगर आपको यहाँ पर ये बताया है कि इनका एरिया क्या है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखिएगा कि अगर इनकी साइड्स का रेशियो a रेशियो b है तो जो एरिया है वो a² रेशियो b² में होगा। कभी वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो a³ रेशियो b³ में होगा। तो ये वॉल्यूम का हिसाब होगा, ये एरिया का हिसाब होगा और ये साइड्स का हिसाब होगा। तो वाइसे वर्सा भी चलेगा। अगर एरिया का रेशियो दिया है तो आप अंडर रूट करके साइड्स भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको 324 और 225 जो है वो एरिया का रेशियो है, यानी ये किसी ना किसी के स्क्वायर है।
अब ये किस किस के स्क्वायर है, तो चलिए देख लीजिए। 225 आपको पता है, यहाँ पर देखिए ये है रेशो 3:4 रेशो 2:5। बोलिए क्लियर। यहाँ पर PQR वाला कौन सा है, PQR वाला ये है PQR, तो ABC ये है ABC। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या बोला है कि इनका जो एरिया का रेशो है वो ये है, तो मुझे बताइए साइड्स का रेशो क्या होगा। साइड्स के लिए इनका अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट ये कितना होगा 18 और ये 15। बोलिए क्लियर है। तो देखिए इसको 3 से और काट सकता हूँ मैं, 3 से काटूंगा और इसको भी 3 से काटूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए साइड्स का रेशो हो जाएगा 6 और 5। तो ये रेशियो आया है 6:5। तो यहाँ पर बात समझने की ये है कि यहाँ पर अगर कोई साइड 10 सेंटीमीटर की है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितनी होगी, तो देखिए यहाँ डबल हुई है तो यहाँ भी डबल होगी। 5 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर होगी, यानी आंसर 12 सेंटीमीटर होगा। एक बात और समझिए, सिर्फ बात साइड्स की नहीं है, आप परपेंडिकुलर डालेंगे उनका भी रेशियो सेम होगा, आप एंगल बाइसेक्टर डालेंगे तो उनकी लेंथ का रेशियो भी सेम होगा, आप इसका कोई अंतः वृत्त बनाकर उसकी त्रिज्या निकालेंगे तो उनका भी रेशियो सेम होगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या नापेंगे उनका भी रेशियो सेम होगा। तो जितनी भी साइड्स और सर्कल के रेडियस हैं वो रेशियो साइड्स के रेशियो में ही रहेंगे, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, x/y 3:2 x + y 90 है, 7x - y अपॉन x + y। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 7 × x - y, देखिए इसकी जरूरत भी नहीं थी क्योंकि जो भी कॉमन टर्म होगा x और y में वो कैंसिल ही होना है। तो 3:2 x - y इसको 1 ले लेता हूँ, x + y इसको 5 ले लेता हूँ, आंसर 7/5 आएगा। हालांकि आप वैल्यू निकाल कर करेंगे तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा और कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। 12 वस्तुओं का CP 8 के SP के बराबर है, आपने वीडियो देखा है, आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। 8/12 सिंपल है, 4 से काट लीजिए, 2/3, प्रॉफिट परसेंटेज 50%, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा ज्योमेट्री क्वेश्चन पे क्या लिखा है, AP और BP टेंजेंट है, फाइंड द एंगल ऑफ AOB। AP और BP टेंजेंट हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, AOB ये वाला कोण निकालना है। देखिए हम सभी को पता है कि जब भी कोई रेखा टेंजेंट होती है तो मैं उसको सेंटर से जब भी जोड़ूंगा तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90, यानी यहाँ पर भी ये कितने का बनाएगी, 90। स्पर्श रेखा को जब भी आप सेंटर से जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब मुझे बताइए, ये एक चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं 90, 90, 180 हो चुकी हैं, तो चतुर्भुज की सारे कोणों का योग, सॉरी मैं भुजा बोल दिया शायद, कोण है, सारे कोणों का योग कितना होता है, 360, जिसमें से एक 70 है, एक 90 है और दूसरा भी 90 है, तो बचा तीसरा कितने का होगा, माइनस कर लेंगे इन सबको, इसमें से कितना आएगा, 110 डिग्री, यानी ये आंसर 110 होगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, मूल 4000 है, CI 630.5 है, ब्याज की दर 5% है, तो टाइम बताइए। देखिए CI दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम समझ गए यहाँ पर कि हमें CI लगाना है। अब देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 400, और यहाँ कितना दिया है, 630.5। अगर मैं इसको रेशियो में देखता हूँ तो मेरे पास हमेशा जो रेशियो आता है वो अमाउंट और प्रिंसिपल का आता है, तो रेशियो हमेशा अमाउंट और प्रिंसिपल पे निकालते हैं हम। तो देखिए अमाउंट क्या है, अमाउंट इन दोनों को जोड़ने पर आएगा, यानी 4630.5, और प्रिंसिपल कितना आएगा, तो ऑब्वियसली 4000 ही आने वाला है ना। अब यहाँ पर एक काम करें, दशमलव हटा दे, एक 0 यहाँ लगा लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000, ये हो जाएगा 46,305। अब आपको पता है कि इसको किससे काटने का है, 5 से काट सकते हैं आप इजीली। 5 से काटेंगे कितना आएगा, तो देखिए 5 से काटने पर ये आएगा 9261, और ये कितना आएगा 8000। बोलिए क्लियर। ये किसका स्क्वायर या क्यूब दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि समय निकालना है तो हमें देखना पड़ता है कि ये किसका स्क्वायर है या क्यूब है, क्योंकि अगर समय दिया होता तो मैं क्या करता था, इसका स्क्वायर क्यूब करके अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकालता था। अभी 8000 आपको क्या दिख रहा है, 8000 दिख रहा है आपको 20 का क्यूब, और ये क्या है, तो ये आपको 21 का क्यूब। तो देखिए यहाँ से एक चीज और पता चल गई कि ये 5% भी है, बिल्कुल सही, और पावर में क्यूब है, यानी समय कितना है, तो 3 साल का समय है। बोलिए क्लियर। मेरे ख्याल से इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 14% कम हो जाती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है, देखिए बात समझिए। 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 10% बढ़ाने का मतलब 10 से 11 कर देना, है कि नहीं? 20% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 20% बढ़ाने का मतलब होता है 5 से 6 कर देना। और यहाँ पर 14% कम करने का मतलब क्या होता है? 14% कम करने का मतलब होता है, अगर मैं ज़्यादा कैलकुलेटिव या फ्रैक्शन ना भी देखूं तो 100 से घटाकर 86 कर देना। सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा चाहूँ तो काट सकता हूँ 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा 43। बोलिए क्लियर? तो अब देखिए पुरानी अगर मैं बात करूं तो पुरानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या क्या थी? 10, 5 और 50। यहाँ पर ये हो गया 25, 0 और 1 0, तो ये 2500। पुराना आयतन 2500। नया आयतन देखिए क्या होगा, तो 11 गुणे 6 66 इंटू 43 कितना आएगा? 6 18 का 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। 6 7 42 और 43 4, 6 4 24 28, तो ये आ जाएगा 2838। तो कितना बढ़ गया? तो मैं बोलूँगा 338 बढ़ गया। कितने में से? 2500 में से इंटू 100। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। कितना परसेंट बढ़ा? तो ये बढ़ जाएगा 13.52%। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 6 वर्ष पहले 3 लोगों का औसत आयु 32 वर्ष थी। आज एक व्यक्ति समूह में आ जाता है तो औसत 36 वर्ष हो जाता है। नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। देखिए 6 साल पहले 32 थी, तो आज कितनी होगी? तो सबकी उम्र में 6 साल बढ़ गया होगा, तो सब 38 के हो गए। बोलिए क्लियर? अब अगर जो नया व्यक्ति आया है, अब ध्यान रखिएगा 3 लोग हैं 38 के, ऐसे ही समझ लीजिए। जो नया व्यक्ति आया है अगर ये भी 38 का होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना था। पर क्योंकि इसके आने से 36 हो गई, 36 का मतलब सबकी उम्र में से कितना कम हो गया? 2 2। तो देखिए 2 2 4 2 6 और 2 8, कुल मिलाकर 8 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 30 साल। यानी जो आदमी आया है उसकी उम्र कितनी? एक्चुअली 30 साल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, AP और BP टेंजेंट है। यहाँ पर ये एंगल 60 बनाते हैं। आपको निकालना है AB की वैल्यू। आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पर। पहला, अगर एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बनते हैं तो इन दोनों की लेंथ बराबर होती है। आप कहीं से भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट बना ले, अपोजिट साइड पे बनाइएगा, तो यहाँ पर जो भी टेंजेंट बनेंगे इनकी लेंथ हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। दूसरी बात, आपको AB की लेंथ निकालना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ABP जो ट्राइंगल है इसमें 2 साइड्स अगर बराबर हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। ये 60 हो चुका, तो अब बचा कितना? 180 में से 60 निकाल दीजिए, 120 बचा। और आमने सामने वाले 2 बराबर हैं, यानी ये भी 60 के ही होंगे। और जैसे ही मुझे पता चला कि सारे एंगल 60 के, तो मुद्दा ही खत्म हो गया, क्योंकि सारी साइड्स भी आपस में बराबर होंगी। तो अब जितनी साइड ये वाली होगी उतनी साइड ये वाली होगी और उतनी ही साइड ये वाली होगी। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग था, इसलिए एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाए। बाकी यहाँ पर कुछ डेटा था और आपकी तीनों साइड्स बराबर होंगी। मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जिनका भी आने वाली शिफ्ट में पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं गौरव यादव आपका यहाँ पर फिर से स्वागत करता हूँ। अब हम यहाँ पर बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की। तो जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आज देखा गया है कि डाइस के जो हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें कवर किया गया है। चलिए आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है कि एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सी सतह D के विपरीत होगी। अब यहाँ पर हमें ABCD दी गई है और 3 जो है वो स्थितियां दी गई हैं और पूछा है कि D के अपोजिट में कौन सी फलक आएगी या कौन सी सतह आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे हमारा रूल नंबर 2। देखिए दूसरा और तीसरा पासा ले लीजिए। यहाँ पर A और F, यहाँ पर भी A और F कॉमन है, A और F कॉमन है, 2 फलक कॉमन है। तो क्या जाएगा? E के अपोजिट में D, या क्या बोल सकते हैं D के अपोजिट में E। हमारा आंसर क्या होगा? E। आगे बढ़ते हैं। नीचे उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं, कौन सी सतह लाल सतह के विपरीत होगी। अब यहाँ पर हमें कलर दिए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखिए पीला कलर, तो यहाँ पर भी पीला कलर, यहाँ पर हरा कलर, तो यहाँ पर भी हरा कलर, मतलब हमारा म्यूचुअल रूल लग जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? लाल रंग के विपरीत या लाल सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी? तो सफेद होगी। बचे हुए के अपोजिट में बचा हुआ, तो लाल के अपोजिट में क्या हो जाएगा? सफेद। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल सिंपल था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे जो है
वह सीरीज से पूछा गया है। 12, 22, 42, 72, तो अगला पद क्या होगा? बिल्कुल सिंपल था। देखिए 12 से यदि हम 22 का डिफरेंस देखें तो कितना है? +10। 22 से 42 का डिफरेंस देखें तो कितना है? +20। 42 से 72 का डिफरेंस देखें तो कितना है? +30। अब क्या होगा? +10, +20, +30, तो अब क्या होगा? +40। ठीक है, तो 72 में आप 40 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 112। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 112। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वह कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है कि नाइफ को MPGHG लिखा जाए तो स्वॉर्ड का कोड क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसे बना लेते हैं, KNIF और E, इसी के नीचे इसका कोड लिख लेते हैं MPGH और G। क्लियर है? अब देखिए K से M मतलब +2, N से P मतलब +2, I से G मतलब -2, F से H मतलब +2 और E से G मतलब +2। वैसा का वैसे ही कोड हम किसका निकालेंगे? स्वॉर्ड का। SWORD +2 +2 -2 +2 और +2। आइए S में 2 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? U। W में 2 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा? Y। O में 2 कम करना है, क्या जाएगा? M। R में 2 जोड़ना है, क्या जाएगा? T। और D में 2 जोड़ना है, क्या जाएगा? F। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? UYMTF। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग से लिया गया है। यदि डिवाइड का मतलब इनटू हो, इनटू का मतलब प्लस हो, प्लस का मतलब माइनस हो और माइनस का मतलब डिवाइड हो, तो यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले यहाँ पर हम जो इक्वेशन में हमें सिंबल दिए हुए हैं, इनको इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हम हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जमाएंगे। देखिए यहाँ पर 16। अब देखिए इनटू का मतलब क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि इनटू का मतलब प्लस है, तो क्या कर देंगे? +3, फिर 3 प्लस का मतलब देखिए क्या है यहाँ पर? तो देखिए प्लस का मतलब यहाँ पर हमें दिया है माइनस, मतलब -5। अब देखिए माइनस का मतलब क्या दिया गया है? तो माइनस का मतलब हमें दिया गया है डिवाइड, मतलब डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट क्या बचा? एक सिंबल डिवाइड। तो डिवाइड का मतलब क्या दिया गया है हमें? इनटू। यहाँ पर क्या कर देंगे? 4। क्लियर है? इसे हमें सॉल्व करना है, मतलब सिंपल करना है। देखिए क्या करेंगे? 16 + 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 × 4, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 2 दूनी हो गया 4, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए में, मतलब अल्टीमेटली यहाँ से क्या बचा? 16 + 3 और माइनस के 10। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 16 और 3 19, 19 और 10 का डिफरेंस क्या जाएगा? 9। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 9। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमसे दिया गया है एनालॉजी से, CFIL रिलेटेड टू ORUX, उसी प्रकार से DGJM का संबंध होगा। तो यदि ध्यान से देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग में, C का उल्टा क्या होता है दोस्तों? X, F का उल्टा क्या होता है? U, I का उल्टा क्या होता है? R, और L का उल्टा क्या होता है? O। मतलब यहाँ पर एनालॉजी मतलब रिलेट तो किया गया है, पर कैसे? रिवर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए जो C का अपोजिट है वह लास्ट में लिखा गया है, तो यहाँ पर जो D का अपोजिट होगा वो हम कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। तो देखिए D का अपोजिट क्या होगा? तो D का अपोजिट क्या होता है? W। ठीक है, दूध वाला। उसके बाद देखिए दोस्तों G, तो G का उल्टा क्या होता है? T, फिर T लिख देंगे। फिर देखिए J का उल्टा क्या होता है? Q, और M का उल्टा क्या होता है? N। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? NQTW। क्लियर है? यहाँ पर हमारा ये आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है। अब यहाँ पर इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो यहाँ पर हमारे लगा लेंगे हम शॉर्ट ट्रिक। देखिए 1 2 3 4 5 6, मैंने आपको क्या बताया था? 6 दूनी 12, 12 यहाँ पर हो गए। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 यहाँ पर हो गए। ठीक है, पर यहाँ पर देखिए इतना इतना जो हिस्सा है, ये दोनों जो आकृति दी गई हैं, दोनों जो स्क्वायर दिए हुए हैं, इनमें क्या है? कॉमन। ठीक है, तो 12 और 12 कितने हो गए? 24। 24 में से हम ये 2 त्रिभुज जो है, जो 2 बार काउंट हुए, इन्हें माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया? 22। तो यहाँ पर कितने त्रिभुज है टोटल? 22। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और एनालॉजी से लिया गया है, यदि हृदय का संबंध पेरिकार्डियम से हो तो मस्तिष्क का संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो बेसिकली है वो साइंस से ले लिया गया है, पर इसे एनालॉजी फॉर्म में दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हृदय का संबंध पेरिकार्डियम, मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ। हृदय की जो ऊपर की परत होती है, हृदय को जो कवर किया जाता है, उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, उसी प्रकार से मस्तिष्क के जो ऊपर जो मस्तिष्क को कवर करती है, उसे बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, क्रेनियम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? क्रेनियम। जिस प्रकार से पेराकार्डियम पूरा कवर करता है हृदय को, उसी प्रकार से क्रेनियम कवर करता है किसको? मस्तिष्क को।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिया है 4 नंबर 119, 161, 148 और 189। इन चारों में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है। मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वह क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण का है। तो यहाँ पर देखिए सीधे सीधे से दोस्तों 148 जो है वो अकेला जो है जो 7 से डिवाइड नहीं होगा, बाकी ये भी 7 से डिविजिबल है, ये भी 7 से डिविजिबल है और 189 भी 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 148। क्लियर है? चलिए सिंपल था, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक पासे की स्थिति नीचे दी गई है, एक के विपरीत कौन सी सतह होगी। अब यहाँ पर हमें सिंगल डाइस दिया है। तो दोस्तों सिंगल डाइस का जो लॉजिक होता है वह क्या है, यहाँ पर हमें पहले डाइस देखना है कि ये डाइस कैसा है, नॉर्मल या स्टैंडर्ड। तो देखिए ये डाइस जो है वह स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस है मतलब एक के विपरीत में क्या होगा? 6 होगा। क्लियर? एक के विपरीत में क्या होगा? 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3, 5, 7 दिए गए अंक समूह जैसा कौन सा समूह है। अब यहाँ पर हमें जो एक अंक समूह दिया गया है 3, 5 और 7, इसके ऐसा नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक अंक समूह हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बस इजी था, लेकिन हल्का सा टाइम लेगा ये। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन के देखिए 19, 21, 31, दूसरा ऑप्शन है उसी प्रकार से 20, 24, 30, उसी प्रकार से देखिए 29, 35, 42, अगला देखिए 11, 13 और 19। यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन को देखें तो 3, 5 और 7 ये तीनों के तीनों दोस्तों कैसे हैं? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन डी में सभी की सभी संख्याएं कैसी दिख रही है? अभाज्य। 11 भी, 13 भी और 19 भी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन से लिया गया है। क्लासिफिकेशन और एनालॉजी इन दोनों चैप्टरों से यहाँ पर क्वेश्चन जो है 3-3, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, GT, CX, OL और FS इन चारों में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं और कोई एक भिन्न है। तो देखिए GT अभी हमने पढ़ा था कुछ क्वेश्चन पहले। GT मतलब G का उल्टा क्या होता है? T, और T का उल्टा क्या होता है? G। उसी प्रकार से C का उल्टा X, X का उल्टा C। चेन्नई एक्सप्रेस, यहाँ पर ग्रुप तड़ी। LO क्या बताया था दोस्तों मैंने आपको? लव में L का उल्टा O होता है। तो यहाँ पर FS जो है वह अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेयर दिया है यह रिवर्स अल्फाबेट का पेयर नहीं है। बाकी के 3 कैसे हैं? रिवर्स अल्फाबेट के पेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लासिफिकेशन से है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई 3 एक जैसे हैं और कोई एक अलग है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला और आखिरी में अल्फाबेट दिया गया है और बीच में एक नंबर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर कि नंबर कैसे आ रहे हैं। देखिए Q का नंबर क्या होता है? 17 और B का नंबर क्या होता है? 2। इन दोनों से हम 34 लेके आना है। तो कैसे लेके आ सकते हैं? 17 दूना 34, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं G और E। G का नंबर होता है 7, E का नंबर होता है कितना? 5। तो 7 पंजे कितना हो गया दोस्तों? 35, उसे बीच में लिख दिया गया है। मतलब पहले और आखिरी में जो अल्फाबेट लिया गया है उसका इंटू करके मिड में लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर L मतलब 12 और N मतलब कितना? 14। तो देखिए 12 और 14 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 168। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, आपको बताई होगी मैथ्स में। यहाँ पर 12 और 14 के बीच में दोस्तों एक ही संख्या ये पे मतलब किसका? 13 का। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर कर दीजिए, -1 कर दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? ये भी इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। चलिए तो यहाँ पर ये तीनों तो सही है, मतलब हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी। इसे भी चेक कर लीजिए, परंतु यहाँ पर देखिए S लिखा है, S का नंबर कितना होता है? 19 और G का नंबर कितना होता है? 7। तो देखिए 19 सत्ते होते हैं 133, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 135। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए 1, 125, 1331 और 2401। अब यहाँ पर इन चारों में से कोई 3 एक समूह बनाते हैं, कोई एक अलग है। अब यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन उन बच्चों से या उन स्टूडेंट से जल्दी हो जाएगा जिनको स्क्वायर और क्यूब याद है। देखिए यहाँ पर एक की यदि बात करें तो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। आगे बढ़ते हैं। 125 जो है वो क्या है? क्यूब है। 1331 क्या है? एक क्यूब है, किसका? 11 का। ये 5 का क्यूब हो गया, ये 1 का क्यूब हो गया। यहाँ पर हमें सिमिलर बनाना है। ठीक है, तो ये 11 का क्यूब हो गया। बचा कुचा क्या? 2401। तो ये क्या है? एक स्क्वायर, किसका? 49 का। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 2401। क्लियर है? क्योंकि बाकी का 3 जो है वह क्या है? क्यूब है, और 2401 क्या है? स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से देखने को मिला। पिता, आदमी, डॉक्टर, इन तीनों के बीच के संबंध को कौन सी आकृति प्रदर्शित करती है? यहाँ पर आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं आपको सही आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। पिता, आदमी और डॉक्टर। तो देखिए यहाँ पर हम बना लेते हैं कि सभी के सभी जो पिता होते हैं वह क्या होते हैं? आदमी। ठीक है, और डॉक्टर का डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ क्या आ जाएंगे? डॉक्टर, क्योंकि कुछ डॉक्टर पिता होते हैं, कुछ डॉक्टर आदमी होते हैं, और बचे कुछ क्या हो गई? डॉक्टर फीमेल। क्लियर है?
तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, यही हमारा होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन जो 2 बचे हुए हैं हमारे मिसिंग टर्म्स मतलब लुप्त संख्या के क्वेश्चन बचे हुए हैं, आइए उन्हें भी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, एक ये क्वेश्चन और एक सीरीज वाले क्वेश्चन, यदि आपसे जल्दी बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इन्हें स्किप करके आगे बढ़ जाइए, बाद में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं यदि आपके पास में पेपर में समय है तो। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। वैसे सिंपल था, 20, 12 और 64। यहाँ पर देखिए 49, 17 और 24। अब यहाँ पर मालूम करना है और यहाँ पर छोटी छोटी संख्याएं दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखें तो 20 और 12 का डिफरेंस ही कितना होता है, 8। क्लियर है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। इन दोनों का डिफरेंस लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। आगे देखिए 24 और 17, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7 और उसका स्क्वायर कर दिया। कहाँ लिख दिया, यहाँ पर। उसी प्रकार से देखिए अब 4 और 8, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, कितना जाएगा 4 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 4 चौक 16। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 16। क्लियर है। चलिए यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 7, 8, 9, 27, 2, 5, 3, 7 और यहाँ पर मालूम करना है कि क्या है। देखिए 7 और 9, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, और यहाँ पर यदि हम 2 का क्यूब कर दे, 2 का घन कर दे तो क्या जाएगा 8। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 और 5, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3, और 3 का यदि मैं क्यूब कर दूं, घन कर दूं तो क्या जाएगा 27। 3 3 9 9 27। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 और 3 का डिफरेंस कितना आ गया 4, और 4 का क्या करना है दोस्तों यहाँ पर हमें क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 64। 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 64। तो दोस्तों आज इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो पूरे दिन में देखे गए हैं रीजनिंग के। रीजनिंग बिल्कुल सिंपल था, इजी था। कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए बस तो वो थोड़े लेंदी थे, बाकी तो इजी था। ठीक है, तो बाकी जिन लोग का पेपर अभी बाकी है उन सभी स्टूडेंटों के लिए ऑल द बेस्ट। यदि आपको दोस्तों इन क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर आपको इसके पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।